हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। लैंग्वेज 2 सीटेट के अंतर्गत लैंग्वेज 2 इंग्लिश एंड पेडागोगी के अंतर्गत हम आज सेकंड क्लास के रूप में आपको सबसे पहले पैसेज के बारे में बतलाना चाहते हैं कि लैंग्वेज 2 में भी पैसेज पूछता है और सबसे ज़्यादा पैसेज लैंग्वेज 2 में पूछा जाता है। यह लैंग्वेज 2 संस्कृत के रूप में हो या किसी भी सब्जेक्ट के रूप में हो, उसमें सबसे ज़्यादा पैसेज पूछा जाता है। तो पैसेज को हमने 15 मार्क्स दिए हैं। तो पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन या गद्यांश जो समझे आप इंग्लिश में, जो 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पेडागोगी से जो आपको 5 क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश ग्रामर से आपको 10 क्वेश्चन होगा। तो टोटली देखा जाए तो 30 क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड पेपर के लिए वो इस रूप में होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसके बारे में हमने जो हिंदी में आपको बताया था, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़िए, फिर डील होगा। वो बातें आपको इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज में भी वही रहेगी। दूसरा है पेडागोगी। तो पेडागोगी के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होता है, भाषा का यूज क्या है, भाषा सीखने की अधिगम। हमने पिछले क्लास में, हिंदी की क्लास में बतलाया था कि भाषा जो है उसके अधिगम के क्या कारण हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या पॉइंट हैं, तो हम कैसे सीखेंगे। फिर रोल ऑफ द लर्निंग, मतलब हमारे सीखने की क्या भूमिका है, हम किस रूप में सीखते हैं भाषाओं को, और कम्युनिकेशन में इसकी क्या उपयोगिता है, संप्रेषण में भाषा की क्या उपयोगिता है, आईसीटी क्या है, आईसीटी का उपयोग भाषा के सीखने में या इसके विकास में कैसे होता है, फिर हमारी स्किल क्या है, और टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड जिसके थ्रू आप किसी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, या कुछ भी इस तरह की अपनी भावनाओं को दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी टीचिंग मेथड है। तो आपकी टीचिंग मेथड अच्छी होगी तो ही आप अच्छा से टीच कर पाएंगे, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और स्टूडेंट का लिंकेज ज़्यादा होगा, और आपके जो छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो पेडागोगी में बेसिकली what is the language and learning attitude and role of the learning and reading and communication, ICT skill and teaching method, इतना हमको पढ़ना होगा। तो भाषा क्या होता है, और आप इन सारी बातों से हिंदी माध्यम में आप अवगत होंगे कि भाषा क्या है, अधिगम क्या है, भूमिका क्या है, संप्रेषण क्या है, ICT क्या है, स्किल क्या है, टीचिंग मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं, या इससे लिंकेड जो भी वीडियो और भी हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसको हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से ये पेडागोगी ऑफ द लैंग्वेज देख लीजिएगा। और पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन में आपको 15 मार्क्स पूछेगा, इसको भी हमने बता ही दिया। अब ग्रामेटिकल थिंग्स में आके देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पैसेज और ग्रामर ये सब मिला के फिर से पैसेज को कुछ भाग लिया जाता है, जो पैसेज के रूप में भी ग्रामर रह सकता है। वो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन के लिए रहेगा, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल आपको पढ़ना है। आर्टिकल के अंतर्गत आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 3 चीज़ों के लिए हो गया। एक हो गया आपका ए, दूसरा हो गया एन, और तीसरा हो गया द। द जो है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है, जब निश्चित बिंदुओं के लिए, पूर्व परिचित के लिए, जिसके बारे में आप पहले से परिचित हो, जो निश्चित हो, जो पूरे संसार में एक ही हो, जो ऐतिहासिक ग्रंथ धर्म के रूप में हो, जो पहाड़ पर्वतों की श्रृंखला के रूप में हो, कोई धार्मिक ग्रंथ के रूप में हो, या न्यूज़पेपर का नाम हो, तो जो फिक्स है, तो उन फिक्स चीज़ों के लिए जो यूज होगा वर्ड, वो आर्टिकल वो द होगा। और जो फिक्स नहीं है, अर्थात इंडिफिनिट आर्टिकल्स के रूप में ए एंड द, ए और एन का उपयोग होता है। इसमें से एन के बारे में हम ए और एन के बारे में कहना चाहते हैं कि बेसिकली आप लोग यही पढ़ लिए हैं, हम देखे हैं बहुत सारे छात्रों को, छात्राओं को बेसिकली यही पढ़ लिया गया है कि जो कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से जिसका नाम लेटर देखते हैं उसमें ए लगा देते हैं, और इंग्लिश के वोवेल अर्थात ए ई आई ओ यू, यहाँ देखिए ए ई आई ओ यू से रिलेटेड कोई अगर वर्ड होता है तो उसके पहले आप लोग एन लगा देते हैं। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि जब इसको आप पढ़िएगा तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा कि बेसिकली कि जिन शब्दों का उच्चारण, न कि लिखावट, जिन शब्दों का उच्चारण वोवेल से होता है, वोवेल स्वर मतलब स्वर से होता है, उस शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण तो यू से है, ये ए आई ओ यू, ये तो है वोवेल,
लेकिन इसका जो उच्चारण होगा वो इस रूप में होगा, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जो आप य के रूप में इसको पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो गया, जबकि यह लिखी हुई है वोवेल्स। तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी यूज होगा, क्यों? क्योंकि उच्चारण य से हो रहा है, जबकि लिखित बात है, ये सेंटेंस वर्ड तो लिखा हुआ है यू से, जो कि वोवेल है, यहाँ तो एन होना चाहिए लेकिन ए होगा। जैसे कि एसडीओ हम लिखते हैं एसडीओ या बीडीओ। एसडीओ का उच्चारण एस इस तरह से होगा, एस डी ओ। यहाँ पे जो ए है ये आपको हिंदी का जो आपका अ टू आ के रूप में जो है आपका, ये हमारा प्रॉपरली वोवेल होगा। तो ये जहां तक हम अनुस्वार से पहले ही तक ये जो ए दिख रहा है, ये ए यहाँ देखते हैं हम लोग, ए ओ इसको जो पढ़ते हैं ये सारे वोवेल है हमारा। तो एसडीओ में जो उच्चारण हो रहा है इस एस के रूप में हो रहा है, यानी कि ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, जबकि ये कॉन्सोनेंट एस से, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट एस से लिखा हुआ है। यहाँ आप पहले से लगाना चाहते तो ए लगाते हैं, ए एस डी ओ, लेकिन यहाँ पे एन एस डी ओ लगेगा, क्योंकि एस का जो उच्चारण होता है वो वोवेल के रूप में होता है, लिखने से अंतर नहीं। वही यहाँ वीडियो है तो ए वीडियो होगा, बिकॉज बी जो है वो कॉन्सोनेंट उच्चारण इस रूप में होगा, तो ए वीडियो होगा। प्रॉपर्ली आप इतना ही सुन लीजिए, बल्कि लिखावटों में हमें नहीं जाना है, और हमें बेसिकली यही देखना है कि जिसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो वहाँ पे हमको उच्चारण, अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो वहाँ हमको ए लगाना है, और अगर उच्चारण वोवेल से हो रहा है तो वहाँ हमको एन लगाना है। तो हमें उच्चारण पे देखना है, ना कि लिखावट पे, इसे आप विशेष रूप से देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन एरर। ये जो कॉमन एरर होता है यह ग्रामेटिकल थिंग्स, कभी ए एन का उपयोग के कारण गलती होगा, कभी हैज सेल विल के उपयोग के कारण गलतियां होगा, कभी वर्ब या कभी प्रीपोजिशन से रिलेटेड होने के कारण गलतियां होगी। तो बहुत सारी गलतियों को एक सेंटेंस लिखा जाता है फुल स्टॉप देखो, उसमें से कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। उन गलतियों को जिन पार्ट में वो लिखा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस लिखा हुआ, इस पार्ट का नाम ए रख दिए, इस पार्ट का बी रख दिए, इस पार्ट का सी लिख दिए, इस पार्ट का डी रख दिए। अब कहाँ गलतियाँ? तो जिस पार्ट में गलती है, अगर इस पार्ट में गलती है तो ए होगा आंसर, अगर इस पार्ट में गलती है तो बी होगा आंसर, इस पार्ट में गलती है तो सी। जिस पार्ट में गलतियाँ होगी उसी पार्ट का आंसर, वही नाम आंसर हो जाएगा। तो कॉमन एरर इस रूप में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन इससे रहता है, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ब के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज़ें हम अभी पढ़ा रहे हैं इसका हम विस्तार से लिख के दिए हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ आप मेरा जो PDF है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आपको प्रीपोजिशन का, वर्ब का और बहुत सारा वर्ड मिलेगा, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का भी मिलेगा, जो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उसे आप याद रखिएगा और उस रूप में ही आप इसे स्टडी करने का काम कीजिएगा। तो वर्ब अर्थात क्रिया जो है हमारा, जो हमारा मेन काम है, वो प्रॉपरली दो रूप में होता है। एक जिस पे डायरेक्ट काम होता है वो प्राइमरी वर्ब हुआ, और जो डायरेक्ट काम नहीं बल्कि काम का कुछ साइड असर दिखता है तो वो हमारा एक्सिलरी वर्ब हुआ। तो एक प्रधान क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। तो वर्ब फॉर्म्स को भी आप याद रखिएगा। वर्ब फॉर्म्स जैसे कि गो, वेंट, गॉन और गोइंग और गोज। या गो का सेकेंड रूप वेंट, थर्ड रूप गॉन, और गो में ING लगाएंगे तो गोइंग, और फिफ्थ रूप हो गया SEIS लगाएंगे। तो प्रॉपरली वर्ब में वर्ब का तीनों रूप याद होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ रूप में ING और फिफ्थ में S या ES का उपयोग करेंगे। तो वर्ब फॉर्म्स हमें याद होना चाहिए। आइए वर्ब के प्राइमरी और एक्सिलरी में। तो प्राइमरी तो वह वर्ब हुआ जो प्रॉपर हुआ। एक्सिलरी में जैसे कि am, is, are, ये सारे एक्सिलरी वर्ब के रूप में आपको मिलेंगे। am, is, are ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में देखने को मिलेंगे। अब एक्सिलरी वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइमरी एक्सिलरी और एक सेकेंडरी एक्सिलरी या मॉडल एक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी में क्या होता है कि प्रॉपर जो वर्ब होता है उसके साथ टू लगा होता है, जैसे टू गो, टू स्लीप,
इत्यादि। तो प्राइमरी वर्ब में टू, गो के पहले टू लगाकर इसके क्लियर किया जाता है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है, जैसे कि कैन हो गया तो इसी का कुड हो जाएगा, मे हो गया माइट हो जाएगा, सैल हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, यूज टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, इसका अर्थ भी, इसका यूज भी, तो आप वहां से इसको जरूर याद कर लीजिए। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसे कैन मीन्स सकना होता है और मे मीन्स सकना होता है, बट इसका यूज है ना कि जब एक निश्चित, जैसे आप किसी समस्या को, किसी मैथ के ही कोई हिसाब को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको पता है पहले से कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे आप बोल सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है कि पता नहीं मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा, आप खुद कंफ्यूज हैं, तो वहां पे आपको बोलना होगा मैं आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप में समस्याएं हैं, आप में दुविधाएं हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे मे का यूज होता है। और कंप्लीटली होना ही पॉसिबल होता है तो वहाँ पे कैन यूज होता है। यह आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है कि कैन यूज होगा या मे यूज होगा। सैल और विल की बात करते हैं, ये फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर के सेंटेंस में इसका यूज होता है, बट इसका भी आप दूसरे रूप में यूज है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा, अगर निश्चित है तो यहाँ पे मैं आई के साथ हमेशा सैल लगेगा, बट अगर निश्चित है कि मैं निश्चित अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा, मैं अगले वर्ष निश्चित एक कार खरीदूंगा, ऐसा सेंटेंस है, वहाँ आई के साथ विल का यूज होगा, आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप जब निश्चित रूप से कोई सेंटेंस की बात करेंगे तो सैल के स्थान पर विल यूज होगा और विल के स्थान पर सैल यूज होगा। वैसे फर्स्ट पर्सन में आपको सैल यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में, और विल जो होता है आपको सेकंड पर्सन में यूज होता है, जैसे यू विल गो देयर। नेक्स्ट हमारा है मस्ट, और मस्ट का उपयोग जो होता है निश्चित रूप से, जब आप मस्ट यानी कोई निश्चित रूप से कोई सलाह मशवरा या कुछ इस तरह की बातें होती तो मस्ट का उपयोग किया जाता है। जोरदार सलाह के लिए हमारे नैतिक, जैसे भी मस्ट गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए, आपको एक सलाह है, एडवाइस है, तो ऐसे मस्ट के लिए, एक सलाह के लिए ऐसे यूज होता है। यूज टू का जहाँ तक बात है, यूज टू का अर्थ होता है जो आप कंप्लीटली कहीं पे बीते हुए समय में कुछ बातें हुआ करते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, तो आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। यानी पूर्व के समय में जो लगातार कोई सेंटेंस है, जिससे सेंटेंस को सुनने से यह स्पष्ट होता है कि कोई काम पूर्व में लगातार हो रहा था, जैसे मैं उनसे मिला करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं स्टडी किया करता था, मैं आपसे पढ़ा करता था, तो ये रेगुलरली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हुआ करता था, तो वहाँ यूज टू होगा। यूज टू गो देयर, यूज टू टीच बाय यू, मतलब इस तरह से हम, आप इतना ही समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे समझना है कि यूज टू का मीनिंग होता है कंप्लीटली, रेगुलरली कोई काम अगर पास्ट के समय में हो गया है। और इसके अलावा और भी कुछ है, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता या आवश्यकता होना। डेयर का अर्थ हिम्मत। तो ये नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, गो, शैल, विल, मे, कैन, ये सारे आपको हो गया मॉडल एक्सिलरी। गो नहीं, गो यूज टू को होगा तो वो प्राइमरी होगा, बाकी ये सारे मॉडल एक्सिलरी, जिसे आप याद रखेगा 100%। नेक्स्ट है हमारा नॉन। नॉन के बारे में आप परिचित होंगे भी, और वैसे नॉन टाइप जो होता है, जो प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो ये जो नॉन है, नॉन को आप बेसिकली समझ लीजिएगा तो आपका प्रोनाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि नॉन के बेस पे जो वर्ड आ रहा है वही प्रोनाउन होता है। अर्थात आप पढ़े भी होंगे कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रोनाउन को समझने से बेहतर है कि आप नॉन को अच्छी तरह से समझ लें। जब प्रॉपर नॉन होगा तो कहीं ना कहीं किसी का नाम होगा, कॉमन नॉन होगा तो कहीं ना कहीं किसी जाति का बोध हो रहा होगा, जैसे बर्ड बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे या एनिमल्स बोलेंगे, तो ये सारे एक कॉमन है, जाति का बोध कराता है, तो कॉमन नॉन हो गया। मटेरियल नॉन, कोई मटेरियल्स, किसी पदार्थ जैसे गोल्ड, सिल्वर, etc, इस टाइप के कोई पदार्थ का बात करें जो काउंटेबल नहीं हो बट उसको मेजर किया जा सकता है, उसे मापा तोला जा सकता है, तो वो आपका मटेरियल नॉन हो गया। और कलेक्टिव नॉन जो है कहीं ना कहीं ग्रुप में होता है, समूह में होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ द या बंच ऑफ द रिंग की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्मी, नेवी, जो हमारे आर्म्स हैं वो भी कहीं ना कहीं समूह में होता है। तो समूह में होने वाले को आप कलेक्टिव नॉन कह सकते हैं। और कलेक्टिव नॉन एंड
एब्स्ट्रैक्ट नॉन में जो हमारा इमोशन है, फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, जो भूख, प्यास, लव, अफेक्शन इत्यादि, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो कहीं ना कहीं आप वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे कि पेपर है, ये हमारे हाथ में एक पेपर है, कॉपी है, तो ये क्या है, ये नोटबुक जो है एक पेपर है, इसे आप गिन नहीं सकते, ये आप माप सकते हैं। भले आप अभी आज के समय में बोला है तो एक कॉपी है, 2 कॉपी है, बट कहीं ना कहीं पेपर की जब हम बात करें, कॉपी को तो अपना आप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, बट पेपर की बात करें तो पेपर को गिना नहीं जाता, ये मापा जाता है। तो पेपर एक प्रकार का आपको मटेरियल नॉन हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप प्रॉपर्ली समझ लीजिएगा तो नॉन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वर्ब को आपने देखा ही है, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता को बताता है, अर्थात किसी गो फास्ट मतलब क्रिया की जो ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, विशेषता को बताता है। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन। कंजक्शन में जब जो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज होता है, जैसे येट, एंड, नाइदर, नॉर, आइदर, और, इटीसी, ये कंजक्शन का काम करता है, कहीं ना कहीं लिंक ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 के बारे में आप पहले से जानते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब समान वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। तो कहीं ना कहीं 3 सेंटेंस तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद 2 जो शेष बच रहा है उसमें से एक है जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस या इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस में क्या होता है कि जोरदार सलाह, मशवरा, ओबे, ऑर्डर इत्यादि को लेके जो सेंटेंस कहा जाता है, जैसे पानी लाओ, ले जाओ, ये ले आओ, जाओ, भागो, इट इज जो आपको ऑर्डर, कहीं ना कहीं एक ऑर्डर या निर्देश या आज्ञा को इंडिकेट करता है, तो वो आपका जो है वो आपको सेंटेंस इम्पेटिक सेंटेंस के रूप में होगा। और 5 जो होगा, 5th हमारा वो हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव सेंटेंस। एक्सक्लूसिव सेंटेंस या दुखद या सुखद घटनाओं पर आधारित होता है। जब आप में एक अच्छी फीलिंग्स या एक दुख की फीलिंग्स आती हैं, इस समय जो आप कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे हुर्रा, आई हैव विन द मैच, तो आपने जो खुशी प्रकट किया हुर्रा के लिए, तो ये जो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक प्रकार की दुखद या सुखद भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए होता है। तो प्रॉपर्ली सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव एंड इम्फेटिक एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो सेंटेंस 5 प्रकार, इसे आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केस की जब हम बात करते हैं तो केस हमारे पास 3 रूप में आता है, और प्रॉपर्ली आप इसे समझ लीजिए, जब नॉमिनेटिव केस होगा, केस जो है नॉमिनेटिव होगा, अर्थात कर्ता कारक, यानी कर्ता के बेस पे जब होगा, जैसे कि राम इज ईटिंग, मतलब राम खा रहा है, राम के द्वारा खाने का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि कर्ता के द्वारा कोई काम को बतलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस, जब आपके कर्म के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, जैसे कि ही लव मी, वह मुझसे प्यार करता है, तो वह कहीं ना कहीं करता है क्या, काम। तो कारक फैक्टर्स जो है वो हम हो गए, तो मेरे में उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्म का जो कारण होगा, कॉज होगा, वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव केस में क्या होता है कि संबंध, दिस इज हिज कैट, मतलब यह जो है उनका कैट है, बिल्ली है, तो ये जो उनका है कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को बता रहा है। तो रिलेशनशिप को जब बता रहा है तो पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्ट्स को बता रहा है ऑब्जेक्टिव केस, एंड सब्जेक्ट को बता रहा है नॉमिनेटिव केस। बस इस तरह से हमें केस को भी 3 रूप में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा, ये 35 है। इस 35 प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है सीटेट में, या कभी भी आपको इंग्लिश में यूज होगा ही, तो इसे आप बेसिकली याद करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें अबाउट के बारे में, एबव के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, आफ्टर मतलब के बाद, अक्रॉस के आर पार, इन में बड़े स्थान के लिए, इनटू जब वैसे जगह जहाँ पे आना जाना लगातार हो रहा होता है तो वो इनटू होता है, और बाय अर्थात के द्वारा, विथ के साथ, सिंस एक निश्चित समय, फ्रॉम एक अनिश्चित समय, और अगेंस्ट के विरुद्ध, एमॉन्ग मतलब बीच में, और बिटवीन बीच में, बट बिटवीन 2 के बीच में, एमॉन्ग बहुत के बीच में, अलोंग के संबंध में या के बगल में भी हो सकता है, बिफोर के पहले, बिहाइंड के पीछे,
बिलो अर्थात नीचे, बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा, बियॉन्ड के आर पार, बट लेकिन, फार के लिए, ऑफ का ऑफ अर्थात बंद, ऑन पर सटा हुआ और आउट ऑफ के बाहर। नेक्स्ट है हमारा ओवर के ऊपर, थ्रू के द्वारा, टू की ओर, टुवर्ड्स की ओर, अंडर के नीचे, विदिन के अंदर, विदाउट के बिना। तो इस तरह से टोटल जो प्रीपोजिशन है ये तो 35 लिखा हुआ है। आप इसे विशेष रूप से याद कर लीजिएगा और इसके एक ही रूप नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने लिया बिसाइड्स, बिसाइड्स का के अलावा और के अतिरिक्त है। तो अगर किसी फोटोग्राफ में आप किसी एक को पहचानते हैं तो आप कहिएगा ना कि मैं इसके अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। आई नो द पर्सन बिसाइड्स द पर्सन, मतलब मैं इस व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनी पर्सन बिसाइड्स ही या बिसाइड्स सचिन तेंदुलकर। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अलावा इसके अतिरिक्त आप नहीं समझ। तो के अलावा के अतिरिक्त दो बातें हमेशा जुड़ेंगी। अबाउट के बारे में चलते हैं। अबाउट का मीनिंग है के बारे में, के संबंध में, के उधर उधर, के लगभग। तो के बारे में बात करते हैं, जैसे अबाउट, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ, यहाँ तो के बारे में हो गया। बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं आपके संबंध में जानना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है। उसके बाद माई हाउस अबाउट द टेम्पल, मेरा घर उस मंदिर के इधर उधर है या के आसपास है, यहाँ अबाउट भी हो सकता है। जैसे इट इज़ अबाउट टू 4 o'clock, सपोज दैट ये 4 बजने वाला है या 4 बजने को है, तो यहाँ के लगभग है, 4 बजने के लगभग है, इट इज अबाउट टू 4 o'clock। तो एक अबाउट का मतलब सिर्फ के बारे में नहीं होता बल्कि और भी मीनिंग होता है। इसे हमने स्पष्ट रूप से लिखा भी है, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा और इसे विशेष रूप से याद रखिएगा और इसका बहुत सारे सेंटेंस में यूज करने के बाद ही आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा। इससे आपको 4 मार्क्स, प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको 4 मार्क्स निश्चित रूप से आएगा। ये 4 क्वेश्चन जरूर होगा प्रीपोजिशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ग्रामर का। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन, जो हमने बता ही दिया। इसके अलावा आपको सिनोनिम्स याद करना है, समानार्थक शब्द जैसे एबिलिटी का कैपेसिटी, एंड एंटोनिम्स याद करना है, विपरीतार्थक शब्द जैसे कि एबव का बिलो। स्पेलिंग एरर्स को देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द को देखना है। एज ए एग्जाम्पल जैसे ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिमान, यानी वन हु इज द पावरफुल पर्सन। तो इस तरह से आप आइडम्स, फ्रेज, स्पेलिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आप अपने रूप से ही याद करना है, आपको याद ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस सीक्वेंस। सेंटेंस सीक्वेंस में जो है हम सेंटेंस के अरेंजमेंट को देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा किसी के बारे में, तो उसका सेंटेंस ऊपर में ए नाम से कुछ पार्ट दिया, बी नाम से कुछ पार्ट दिया, सी नाम से कुछ पार्ट दिया और लास्ट में कोई बात लिखा हुआ है या फर्स्ट में भी कोई लिखा है। तो जो फर्स्ट में वो होगा ही, जो लास्ट में वो होगा ही। बट ये ए बी सी में से ऐसा एक पार्ट होता है कि पहले बी आना चाहिए कि पहले ए कि पहले सी, किस रूप में आना चाहिए, इसे आप एडजस्ट करना है। जब ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस होगा। अर्थात ये तब एडजस्ट कर सकते हैं आपको टेंस प्रॉपर्ली है, प्रीपोजिशन है, केस है, सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें जब आपको आ रही होती है तभी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेंटेंस सीक्वेंस को बनाने से पहले आपको टेंस समझना, और टेंस के बारे में हम कहना चाहेंगे कि टेंस एक प्रकार का ग्रामेटिकल थिंग्स नहीं, ग्रामेटिकल थिंग्स है, जबकि टाइम जो है नॉन ग्रामेटिकल थिंग्स है। टाइम जो होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में होता है, जबकि टेंस जो होता है वो इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में होता है। तो टेंस प्रॉपरली 4 होता है, बट हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि 3 होता है, ये 3 नहीं होता है। ये 3 जो है ये आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम होता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप बात कर रहे होते हैं, एक जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, सपोज दैट, तो अगर फिक्स है कल यहाँ आएंगे तो ठीक है। अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो अगर निश्चित है तो ठीक है, फ्यूचर में हो जाएगा, बट निश्चित नहीं है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है। यहाँ आपको प्रेजेंट में से बनाना होता है। और अगर फ्यूचर की बात हम कर लिए, जैसे कि मैं 5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, सपोज दैट, या 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल पूर्व से ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पास्ट की बात हमने इस सेंटेंस में कर ली। मैं 4 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ,
तो ये जो सेंटेंस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग टू यू, I have been teaching to you from 2010 to 2020, suppose that। तो ये जो एक सेंटेंस आई हैव बीन टीचिंग टू यू, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बट एक टाइमिंग क्या है कि हम 2010 से 2020 तक आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पास्ट में जा रहे हैं और हम प्रेजेंट में भी आ रहे हैं। तो अगर सेंटेंस और टाइम एक ही होता, ये टेंस और टाइम एक ही होता, तो हमेशा प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात होता, पास्ट में पास्ट की बात होता, फ्यूचर में फ्यूचर की बात होता। बट आई वांट टू से टू ऑल दैट grammatical time is not a grammatical things, but tense is the grammatical things। But time divided into 3 parts: present, past and future, and tense divided in 4 part 1 of them indefinite, and second imperfect, third perfect, and fourth perfect continuous। तो इस तरह से हम देखा जाए तो टेंस जो है वो 4 रूपों में बटा हुआ, ये सबके साथ है, प्रेजेंट के साथ भी 4 है, पास्ट के साथ भी 4 है और फ्यूचर के साथ भी 4 है। तो आप टेंस को आप बेसिकली इस रूप में याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, ताकि टेंस आपको समझ में होगा तो आपको सीक्वेंस होगा या कॉमन एरर कंप्लीट होगा। टेंस को समझने के लिए आपको कम से कम प्रेजेंट टेंस भी समझ लीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 स्टेप हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसे आप जो भी इसका डायग्राम जो बनाने का तरीका है, जो भी है, इसे आप याद कर समझ लीजिएगा कि इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SIES का यूज होता है, इम्परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस MR प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो इस तरह के ING का यूज होता है, और कंटिन्यूअस में। तो ये सारी बातें जो हम अभी बता रहे हैं ये आपको PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट आई वांट टू से टू ऑल दैट टेंस जो है वो टोटली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप टेंस नहीं पढ़ते हैं, और टेंस कोई छोटा चीज़ नहीं है जो एक समय में हम पढ़ा दें, टेंस के लिए आपको समय चाहिए, और आप खुद से इसको पढ़े भी हैं तो आप मेहनत करिए टेंस में, क्योंकि टेंस कंप्लीट होगा तो आपका सीक्वेंस कंप्लीट होगा एंड कॉमन एरर्स भी कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा जो टेंस के रूप में वो यही एडवाइस होगा कि आप टेंस को देखिए हमारे PDF के अनुसार, और आप ग्रामर में आप इस टेंस को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है आप उसे पढ़िए, आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो PDF है कुछ इसको लीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और अपने इस टीचिंग मेथड में आप अच्छे रूप से जुड़िए, और आपका इंग्लिश में जो डर है या पकड़ है या जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कुछ भी चीज़ें लगातार सीखने से, आप लोग पेडागोगी में पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ लगातार अध्ययन करने से ईजी हो जाता है। तो जिस चीज़ से आप दूर भाग रहे हैं उसको अगर अच्छा करना है तो आपको लगातार उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इस लगातार अध्ययन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आप मेहनत करिए। और इस तरह से हमारा लैंग्वेज 2 भी समाप्त होता है। अब हम इसके पेपर 1 के कॉमन पार्ट जो था 1 to 5 और 6 to 8 में, उसको हमने यहाँ समाप्त किया। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है वो 1 to 5 के GK GS के रूप में एंड 6 to 8 के GK GS या मैथ साइंस के रूप में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।